यार तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे हमारे बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि तीसरी शादी है ना। 7 साल बाद पति पत्नी भाई बहन दिखने लगते हैं, क्योंकि इतना घिस चुके होते हैं कि अब वो लगता है कि एक ही परिवार के बच्चे हैं, तो डिफरेंस बचता ही नहीं उनके बीच में। सबका मजाक बनाता हूँ, अरे यूरोपियन से शर्म ही नहीं आती, उनको शादी का मतलब नहीं पता। जैसे मैंने कई लोगों को देखा कि वो टी शर्ट पे अमेरिका का झंडा लगाए घूम रहे होते हैं या कनाडा का झंडा लगाए घूम रहे हैं। क्या इसमें ऐसी एस्थेटिक सेंस है? और अच्छा लगता है। आपने एक शब्द सुना होगा कि भाई जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आजकल नया शब्द खूब चल पड़ा है। और जजेस क्या बोलते हैं, हमारे सीजेआई जो है चीफ जस्टिस, कुछ दिन पहले एक स्पीच दे रहे थे, मैं ऑडियंस में था उस दिन वहाँ, बोले कि मैं जज हूँ, जजमेंट देना मेरा काम है, और मैं सुनिश्चित करता हूँ कि जजमेंट देते समय जजमेंटल ना हो जाऊं। कितनी गहरी बात है। जजमेंट तो देना ही है मुझे, और जजमेंटल नहीं होना है। और जजमेंटल होने का मतलब होता है कि कोई बिना बात की आपको बार बार जजमेंट करने लगे आपके बारे में। आप कुछ ही बोल रहे हैं, नहीं ये तो ठीक नहीं है, नहीं वो तो ठीक नहीं है, नहीं ये गलत है, आप तुरंत उसके बारे में फैसला सुनाने लगते हैं। गलत चीज है। अपने मामले में बन जाते हैं वकील, दूसरे के मामले में जज। ऐसा क्यों भाई? कभी दूसरे के वकील बनो, कभी अपने जज बनो, तो कुछ बेहतर तस्वीर सामने आएगी। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण ये हो सकता है कि कोई ये कहे कि मेरी कल्चर में ऐसा है, ये दुनिया में सबसे अच्छा है, बाकी कल्चर्स तो कुछ है ही नहीं। हर कल्चर की बात। जैसे किसी मुस्लिम बच्चे से पूछूंगा मैं, भाई तुम्हारी कल्चर में क्या है? बोले हम एक भगवान मानते हैं, वही हम सबको कंट्रोल करता है। हिंदू लोग तो बहुत सारे मानते हैं, ये कोई धर्म हुआ? वाह बेटा, क्या बात है, सारे फैसले तुम ही कर लोगे? फिर हिंदू लोग भी कह सकते हैं, उनके पास तो एक ही, हमारे बहुत सारे। ज़्यादा अच्छा है, तरीका है, तो जो अच्छा लगे मान लीजिए। सबका अपना अपना नजरिया है। अब किसी एक नजरिए को अंतिम नजरिया कैसे मान सकते हैं? फिर भारत के लोग अक्सर कहते हैं कि भारत, शादी तो भारत में होती है 20, 22, 24 की उम्र में होती है, 70, 80 की उम्र तक चलती है, कभी टूटती नहीं शादी हमारे, तलाक नहीं होता है, 7 जन्मों का बंधन होता है। पति 7वां मान के चल रहा होता है, पत्नी पहला मान के चल रही होती है। और दोनों को धारणा है कि 7 जन्मों का बंधन है। अब किसी अमेरिकन से या यूरोपियन से बोलें कि भैया हमारे यहाँ शादी चलती है जिंदगी भर, तुम्हारे को शादी होती है? और मजा क्या चलते हैं कि एक पत्नी पति से बोल रही है कि यार तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे हमारे बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि तीसरी शादी है ना। नहीं समझ में, कल समझ में आएगा आपको। वहां के समाज में बहुत कॉमन है कि एक्स और वाई की शादी थी, अलग अलग हो गए, ए और बी की शादी थी, अलग अलग हो गए, फिर ए और एक्स की शादी हो गई, अपने पुराने बच्चे साथ में लेके आ गए हैं, कुछ बच्चे और हो गए हैं। अब एक घर में तीन सोर्सेस से आए हुए बच्चे रहते हैं साथ साथ। और उनमें झगड़ा हो गया, तो बेचारी जो माँ है वो सहमति से हो जाता है, बाकी कोर्ट ये काम करती है। आपको ज्यादा रुचि इसी में है बच्चों का बंटवारा कैसे होता है? अदालत इसी काम के लिए होती है ना भाई, जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो यही काम तो करती हैं। आमतौर पर वो देखते हैं कि कौन पेरेंट्स में से किसकी मानसिक स्थिति ठीक है, किसकी वित्तीय स्थिति ठीक है। जिसकी वित्तीय स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों ठीक है, बच्चे उसको मिल जाते हैं। और दूसरे व्यक्ति को मिलते हैं विजिटिंग राइट्स, कि वो महीने में 1 बार मिल सकता है बच्चों से, या साल में 6 बार मिल सकता है, ऐसे राइट्स मिल जाते हैं। और जब पता लगता है कि दोनों ही फुकरे किस्म के हैं माँ बाप, दोनों ही संभाल पाएंगे, तो फोस्टर होम में भेज देते हैं। फोस्टर होम का मतलब होता है कुछ ऐसे परिवार होते हैं समाज में जो रजिस्टर्ड हैं, वो कहते हैं कि हम किसी बच्चे को पाल सकते हैं यदि राज्य हमसे चाहेगा तो। वित्तीय रूप से भी अच्छे हैं, मानसिक रूप से भी अच्छे हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने उनको टेस्ट किया हुआ, उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, और वो विलिंग भी हैं किसी बच्चे की हेल्प करने के लिए। तो जब कोई ऐसा बच्चा हो जिसके दोनों पेरेंट्स इस लायक नहीं है कि उनके पास बच्चे को छोड़ा जा सके, तो वो बच्चा फिर उस घर में चला जाता है, वहाँ रहता है।
इसी पर नॉर्वे में एक फिल्म आई है ना अभी हाल ही में, फिल्म का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई फिल्म आई है, देखिए आपने? हाँ मुझे देखनी है अभी। वो फिल्म उसी थीम पे कुछ कुछ है, फोस्टर होम, तो इसलिए होते हैं। ठीक है, तब अब कोई दिक्कत तो नहीं, डाउट तो नहीं, कैसे करना है बाद में मैनेज हो जाएगा ना। चलिए, तो ऐसे घरों में ऐसे मजाक चलते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे मिलके हमारे बच्चों को मार रहे हैं। तो ये यूरोप का मॉडल है, अमेरिका का मॉडल है, उनको इससे दिक्कत भी नहीं है, एकदम दिक्कत नहीं है उनको, वो मस्त है एकदम, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि दो व्यक्तियों के बीच संबंध कभी कभी ठीक नहीं भी चल सकता है। जब शादी हुई, ठीक है, दोनों को आपस में सहमति थी, प्यार था, मोहब्बत थी, सब था, शादी हुई, 1-2 साल, 4 साल, 6 साल बाद उनको रियलाइज हुआ कि हम कंपेटेबल नहीं हैं आपस में, और तलाक के लिए औसत उम्र 8 साल मानी जाती है। अगर आप यूरोप अमेरिका में तलाक देखेंगे तो तलाक वाले विवाहों में जो एवरेज ड्यूरेशन होती है विवाह की, वो 8 साल की होती है। 8 साल मतलब 7 से 9 साल के बीच की अवधि तलाक के लिए सबसे ज्यादा प्रोन मानी जाती है कि इस समय तलाक हो सकता है। और भारत में कहते हैं कि 7 साल बाद पति पत्नी भाई बहन दिखने लगते हैं, क्योंकि इतना घिस चुके होते हैं कि अब वो लगता है कि एक ही परिवार के बच्चे हैं, तो डिफरेंस बचता ही नहीं उनके बीच में, और वहां अलग होने का मौसम शुरू होता है उस समय। तो उनकी कल्चर इसके लिए तैयार है कि ठीक है अभी दो लोग नहीं एडजस्ट कर रहे, अलग हो गए, क्या दिक्कत है, कोई समाज टोकता भी नहीं उनको, यही वो जा रही है जो अलग हुई पति से, इसी ने पति को धोखा दिया है। वो सब नहीं करते ऐसा ना, आदमी को देख के ऐसे इशारा करते हैं कि ये ऐसा है, कुछ नहीं करते। ठीक है, शादी 2 व्यक्ति में हुई थी, फूफा मौसा वैसे भी नहीं आए थे उसमें, पूरा गांव आया ही नहीं था, 2 व्यक्ति थे, अलग हो गए, कोर्ट ने सेटलमेंट कर दिया, अगर उनमें से कोई नहीं कमाता है तो गुजारा भत्ता मिल जाएगा, एलिमोनी मिलेगी, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा राज्य की ओर से, सब सुविधाएं मिल जाती हैं। फिर 1-2 साल के बाद जैसे कोई महिला है वो अलग हो गई, कमाती नहीं है, तो राज्य पैसे देगा उसको परवरिश के लिए, उसके बच्चों की परवरिश के लिए भी, स्कूल भी देगा, सब कुछ देगा। फिर 2 साल बाद उसने विवाह कर लिया किसी से, और अब उसकी आर्थिक निर्भरता खत्म हो गई है, तो राज्य पैसे देना बंद कर देगा, अब उसके पास अपना है लाइवलीहुड। वहां का सिस्टम ये है। हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी भी उस लेवल पे नहीं है, तो हमारे यहाँ विवाह की मजबूती का मूल्य ज्यादा है, क्योंकि विवाह कई काम संपन्न करते हैं जिसमें एक सोशल सिक्योरिटी भी तो है, बड़े बूढ़ों की सिक्योरिटी है, बच्चों की सिक्योरिटी है, क्योंकि वैकल्पिक उपाय है ही नहीं, तो सबके हित में है कि इनके बीच में कितना भी सिर फुटबल होता रहे पर साथ में रहे। पापा मम्मी बन नहीं रही है, बस आप अलग मत होना, मार लो एक दूसरे को, अलग मत होना। ऐसे पेरेंट्स बोल रहे हैं बेटा तुम दोनों की बन नहीं रही ना, कोई बात नहीं, अलग मत होना, कमरा बंद करके पीटो इसको, बेटा तुम इसको पीटो, बस अलग मत होना, क्योंकि सिक्योरिटी सबकी उस पर डिपेंडेंट है। इसलिए भारत के लोग मजाक बनाते हैं यूरोप का, अरे शादी चलती नहीं वहां, तो वो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ जितनी भी चलती है वो शादी होती है, मजबूरी नहीं होती है। 6 साल शादी रही, खुश रहे, बाद में नहीं लगा, अलग हो गए, इंसान है, जिंदगी एक ही है, क्यों ढोए भाई, तुम जिंदगी भर ढोते हो, तुम ये हीरो मत बनो कि हमारी शादी लंबी चलती है, तुम्हारी मजबूरियां लंबी चल रही हैं, तुम शौक से नहीं चल रहे, वो ये कहते हैं। अब इसकी सुने कि उसकी सुने, जो व्यक्ति अपनी कल्चर को अप्रश्ननीय मानकर बाकी सबका मजाक बनाता हो, अरे यूरोपियन से शर्म ही नहीं आती, इनको शादी का मतलब नहीं पता हमसे। तो ये वाला जो टेम्परामेंट होता है ना कि अरे पूरे संसार को जो ज्ञान दिया है केवल और केवल हमने दिया है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, बाकी सब तो मछली मार रहे थे जब हम ज्ञान की बात कर रहे थे। जब इस तरह का टेम्परामेंट आपके दिमाग में आने लगे तो आप समझ जाएं कि आप एथनोसेंट्रिस्ट हैं, आप अपनी संस्कृति को बिना तर्कों के सबसे महान बनाने और साबित करने पर तुले हुए हैं और दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे इन मुसलमानों को देखो बुर्का पहनते हैं, क्या इंसान है यार ये। फिर वो बोलेगा तुम्हारे पर्दा होता है वो तो फिर भी ठीक है, तर्क नहीं आ रहा, आपने मान लिया कि आपकी कल्चर सबसे अच्छी है, तो आप उसी आर्गुमेंट दे रहे हैं। और मुसलमान क्या कह रहे हैं, लाज शर्म जो होती है ना बुर्के के अंदर होती है, ये हिंदू लड़कियां शर्म नहीं आती इनको, तो मुंह खोल के चलती हैं। अब उनकी अपनी कहानी चल रही है, वो उसी में मस्त है कि हमारी महिलाएं जो है बुर्के में चलती है, केवल 2 आंख के बराबर का छेद हमने उसमें किया हुआ, उसी में से पूरी दुनिया देख रही है भाई, उनको उसमें गर्व हो रहा है।
हिंदू लड़कियां सोचती हैं बच गए बाल वाल भाई, वहां होते तो जिंदगी सिमट जाती है कपड़े के अंदर, कितना मुश्किल होता। और फिर हिंदू लड़की ने देखा एक मुस्लिम लड़की को, तो उसे बच गई, कम से कम अपना चेहरा दिखा सकती हूँ, टी शर्ट जीन्स पहने घूम सकती हूँ। इतने में यूरोपियन लड़की साथ से निकल गई। इसको लोग ऐसे नहीं चल सकती मैं, अगर ऐसे चली तो मेरे घर वाले लाठी मारेंगे, सीधी सी बात है भाई। ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं, आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, सवाल ये है। जीनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है इसका विपरीत, अन्य संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानना, अपनी संस्कृति को नहीं, किसी अन्य संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानना और उसे केंद्र में रखकर अपनी संस्कृति के प्रति नकारात्मक होना। ये कहना अरे यार हमारे पास वो बात नहीं है, बात तो उनमें है। अपनी संस्कृति के प्रति नकारात्मक भाव से भरे होना, अगर ये किसी के अंदर दिखे तो आप कह सकते हैं कि वो जीनोसेंट्रिज्म से गुजर रहा है। जब कोई व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो उससे पहले इस माइंडसेट में आ जाता है, उसे लगता है मेरे धर्म में कुछ नहीं है, जो है उस धर्म में है तो मैं उसमें जाऊंगा। जो लोग अपनी नागरिकता छोड़ते हैं, किसी दूसरे देश के नागरिक हो जाते हैं, उनके मन में जनरली ये भाव केंद्र में रहता है कि यार हमारे देश में वो बात नहीं है, यहाँ जो बात है ना अलग बात है, हम यहाँ का हिस्सा बनेंगे। जब आप कहीं की भाषा सीखते हैं, कहीं की कल्चर देखते हैं, तो एक समय के बाद कई लोगों को लगने लगता है कि हमारी कल्चर से ये कल्चर बेहतर है, और तब आप जीनोसेंट्रिज्म में चले जाते हैं। कभी कभी अंधेपन के साथ भी, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि वो टी शर्ट पे अमेरिका का झंडा लगाए घूम रहे होते हैं या कनाडा का झंडा लगाए घूम रहे हैं। क्या इसमें ऐसी एस्थेटिक सेंस है? और अच्छा लगता है। कोई आपको अमेरिकन कहे तो अच्छा लगता है कि क्या बात है, हमें अमेरिकन कह रहा है। सबसे अच्छा दृष्टिकोण है सांस्कृतिक सापेक्षवाद।